मुकद्दम इज इक्वल टू ग्राम प्रधान। अभी गांव का जो सरपंच होता है ना, प्रधान, वही मुकद्दम होता था। चौधरी, मुकद्दम, खुद, ये मल्टीपल काम किया करते थे। कभी ये सरपंच होते थे, कभी ये जमींदार भी बन जाते थे, कभी ये कुछ और बन जाते थे। ये इमारत क्या है, कोई बताएगा? कौन सी इमारत? गुड इवनिंग। भारतीय राष्ट्रीय हेमा पूजा। ये अकबर का मकबरा। अकबर को कंसिडर किया जाता है मुगल एम्पायर का सबसे महान बादशाह। और आदमी ये है कि ये बिल्कुल इलिटरेट था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। यशमिनी, रंजनी, रश्मि, जया। और हिंदू मतलब किसी भी धर्म में जो भी आस्था इसको अनुकूल लगती थी, उसको अपना लेना ये अपना कर्तव्य समझता था। ही वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स द ट्रुथ, डजेंट मैटर इट इज इन अदर रिलीजन। तो इसीलिए जब हमीदा बानो बेगम की मृत्यु हुई इसकी माँ की, तो उसी रिवाज के अनुसार इसने अपना सिर मुंडवा लिया। अकबर का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। सिंध में स्थित है अमरकोट। ये जब हुमायूं अपने अप्रवास में था तो अकबर का जन्म हुआ था, जब हुमायूं भाग रहा था भारत छोड़कर। इसका पूरा नाम है जलाल, जलालुद्दीन। जलाल का मतलब होता है रौनक। हुमायूं की मृत्यु के समय पंजाब में था, कालानौर में, गुरदासपुर के पास। 14 फरवरी को, जिसमें बाबर का बर्थडे होता है, 1556 ईस्वी को कालानौर गुरदासपुर में इसकी ताजपोशी हुई। इसका एक ही बेटा है सलीम, जो जिंदा बचा, बाकी सारे मर गए। और बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था। जोधा भाई इसकी माँ थी। मुराद और दानियाल और भी बेटे हुए, लेकिन वो जी नहीं पाए। लेकिन 3 बेटियों का उल्लेख अवश्य मिलता है। खानम सुल्तान, शुक्रुन्निशा और आराम बानो बेगम। तो उत्तराधिकारी सलीम ही बना, शेष बेटे पहले ही मर चुके थे। दानियाल की मौत इसलिए हुई क्योंकि ये बहुत ज्यादा शराब पीता था, कवि था। और कभी लोग ज्यादा गम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये अकबर फतेहपुर सीकरी में शतरंज खेल रहे हैं। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता है। इनको कहा गया मरियम मकानी। मरियम कौन है? मरियम मनुष्यता के इतिहास में सबसे ज्यादा प्योर स्त्री मानी गई, और इतनी प्योर मानी गई है क्योंकि कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए तो स्टिल सी वाज वर्जिन, कुंवारी मां थी, नॉट फिजिकली। जो भारत में सती का कॉन्सेप्ट है, भारत में सती का कॉन्सेप्ट है ना, सती का मतलब होता है कि स्त्री इतनी प्योर है, इतनी प्योर है कि उसके अंदर से खुदा पैदा, भगवान पैदा हो जाएगा, अवतार पैदा होगा। सती तो एक पराकाष्ठा है स्त्री की, जैसे ब्राह्मणत्व एक पराकाष्ठा है पुरुष की। तो भारत में एक सती का आदर्श स्थापित किया गया। बाद में ये कुप्रथा बन गई। एक्चुअल में सती स्त्रियां भारत में हुई हैं जो पति से इतना प्रेम करती थी कि पति की चिता के साथ ही वो चली जाती थी, पति के मृत्यु के बाद ही वो चली जाती थी। और सिर्फ पुरुषों में नहीं, ऐसे स्त्रियों में ही नहीं, पुरुषों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि निजामुद्दीन औलिया की डेथ के बाद अमीर खुसरो नहीं बच पाया, या अभी सुनोगे कि आदम खां की मौत के बाद महामंगा नहीं बची। कुछ लोग इतने अटैच होते हैं कि उनके बाद वो रहना ही नहीं चाहते धरती पे। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। आपके भी आसपास ऐसे कुछ उदाहरण होंगे कि फला का बेटा मर गया तो उसकी माँ ने खाना पीना त्याग दिया, या फला का पति मर गया तो उसकी औरत, उसकी पत्नी, वो भी मर गई, बची नहीं। तो इस स्थिति को कहा गया है सती, सतीत्व। बाद में एक प्रथा बन गई कि मैं मर गया तो मेरी पत्नी को मारो मेरे साथ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि इनकी पत्नी इनसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी। लेकिन सती तो ये नहीं है, सती तो कोई और ही बात।
ये आत्मा की बात है। तो मरियम एक ऐसा उदाहरण है भारत के बाहर जो सती के कॉन्सेप्ट में फिट बैठती। सती मीन्स द हाईएस्ट, द प्योरेस्ट entirety in the history. Even after the birth of Jesus, she was still virgin. अब यूरोप में वर्जिनिटी को बड़ा वैल्यू है, वो प्योरिटी को वर्जिनिटी से जोड़ते हैं, खासकर विक्टोरियन एज में ना। लेकिन हमारे यहाँ वर्जिन नहीं कहा गया, ऐसी स्त्रियों कहा गया सती, ब्रह्मवादिनी, इस तरह के उदाहरण दिए गए। हाँ नीता, उनका भी वही हाल है। यस यस, ऐसे उदाहरण सब जगह मिलते हैं। तो मरियम मकानी कहा गया हमीदा बानो बेगम को, अकबर की माता को। मरियम मकानी का मतलब क्या होता है? मरियम के साथ रहने वाली, मरियम की सहवासी। हाँ, वो भी सती का एक उदाहरण है। अब ये दर्शाता है कि अकबर के ऊपर किस प्रकार प्रभाव है क्रिश्चियनिटी का। अकबर का पालन हमीदा बानो बेगम ने नहीं किया। हमीदा बानो बेगम तो थी हुमायूं के साथ, और हुमायूं दर दर भटक रहे थे। और अकबर का पालन 3 अलग अलग जगहों पे हुआ है। मस्तंग नाम की जगह पर महामंगा ने किया, लेकिन एक बहुत ही गलत तथ्य पढ़ाया जाता है कि महामंगा ने अकबर को दूध पिलाया। अकबर को महामंगा ने दूध नहीं पिलाया था, जीजी अनगा ने पिलाया था। ये मैंने डायरेक्ट पढ़ा है उसमें, आईने अकबरी में, और परसों ही पढ़ा। महामंगा ने पालन पोषण किया था। दूसरा कामरान की बीवी थी सुल्तान बेगम। और दूसरा काबुल में बाबर की बहन खानजादा बेगम। इन लोगों ने मिलकर के अकबर का पालन पोषण किया। यानी माता के आंचल में तो रहा ही। हाँ जी, पढ़ा मैंने ऐसे ही लाइब्रेरी में विजिट कर रहा था, और ऐसे ही मैंने एक बुक उठा लिया, आईने अकबरी, हिंदी इसका ट्रांसलेशन। तो मैं सोचा जरा देखो इसमें क्या, 2 किताबें उठाई, एक ऋग्वेद उठाया और एक आईने अकबरी उठाया, 2 वॉल्यूम। और आईने अकबरी का बस 20 से 1 पेज पलट के लगा पढ़ने। उसके बाद मैं छोड़ा ही नहीं, और मैं 4-5 पीरियड्स पढ़ता ही गया। 5 घंटे में लगभग मैं आधा पढ़ गया, मतलब 1 वॉल्यूम खत्म कर दिया मैंने। अब एक दूसरा वॉल्यूम बचा है, उसमें इतनी सुंदर फैक्ट्स हैं, मजा आ गया मुझे। और वो आईने अकबरी मैंने ही मंगवाया है लाइब्रेरी में 2 साल पहले, 2 साल से पढ़ी हुई थी, मुझे टाइम नहीं था पढ़ने। जीजी अनगा को फूफी कहते थे, वो महामंगा की बहन थी। अब ऋग्वेद इतना मोटा है, उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन है। उसको मैं 3-4 पेज पढ़ के मैं बोर हो गया। मैं कहा कि मेरे से नहीं होगा। केवल मंत्र दिया हुआ है और मंत्रों का मतलब दिया हुआ है। महामंगा इनकी धाय थी, केयर टेकर, नैनी कहते हैं ना। नैनी, नैनी क्या होती है? जो बच्चे को पालन पोषण के लिए स्पेशल दासी रखी जाती है। यानी अकबर पैदा हुआ कब? 1942 में। 1942 से 1946 तक, यानी 4 साल तक अकबर के माता पिता ने उसको देखा तक नहीं। 1946 में अकबर अपनी माता पिता से मिलता है, तब वो 4 साल का हो चुका था, और उसका खतना किया गया। खतना एक प्रोसेशन होता है इस्लाम में, बैप्टाइज्ड किया जाता है। सॉरी, 1546। लेकिन अच्छी बात ये थी, ये जो अकबर का पालन पोषण दूसरी जगहों पे हुआ ना, इसका बड़ा ही बेनिफिट मिला भारतीय इतिहास को। वो रूढ़िवादिता से बच गया और फॉर्मल एजुकेशन से बच गया। फॉर्मल एजुकेशन से बचने की वजह से वो हर चीज को ताजी दृष्टि से देखने में सक्षम था। एजुकेशन सिस्टम हमको हर चीज को देखने का एक पैटर्न प्रोवाइड करती है। वो पैटर्न बिल्कुल फिक्स होता है कि इस फिक्स पैटर्न में ही हमको चीजों का आकलन करना है। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन से जब आप बच गए हो तो उस पैटर्न से ही आप बच जाते हैं। देन यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू एनालाइज द थिंग। खतना एक धार्मिक प्रक्रिया होती है। हर धर्म में कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, हिंदू में भी, मुस्लिम में भी। खतना मुसलमानों में, इसको मुसलमानी कहते हैं, मतलब वहां से ही वो शुरू होता है उसका, इस्लाम में गतिविधि उसकी वहां से शुरू होती है। जैसे बुद्धिज्म में आप कहते हैं ना प्रव्रज्या दी जाती है, या क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइज किया जाता है, बपतिस्मा दी जाती है। ऐसा इस्लाम में खतना कुछ कर्मकांड है इनका।
दूसरा इसका बेनिफिट ये हो गया अकबर का कि इनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। फॉर्मल एजुकेशन हुआ ही नहीं, तो अलग अलग लोग जहां जहां मिला, थ्री इडियट में जो रणछोड़ दास चांचड़ जी हैं, किसी भी क्लास में बैठ जाते थे, वैसे इनको अलग अलग लोगों ने पढ़ाया। शुरुआत में पीर मोहम्मद ने इनको अक्षर ज्ञान कराया, फिर बैरम खान ने इनको हथियार वगैरह चलवाना सिखाया। लेकिन इसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था। अब इसको पता था कि इसको राजा ही बनना है, तो इंटरेस्ट क्या हुआ था। और इसको डिसलेक्सिया की भी प्रॉब्लम थी, वो अक्षर इसको क्लियर वो हिलते हुए दिखते थे। डिसलेक्सिया की बीमारी होती है जिसमें अक्षर हिलते हुए दिखते हैं। और जैसे ही 9 साल का हो गया, वैसे ही हुमायूं ने इसको गजनी का राज्यपाल बना दिया, गजनी का गवर्नर। अब जो 9 साल में गवर्नर बन जाएगा, वो क्या पढ़ेगा? आप सोचिए, आपको मैं चीफ मिनिस्टर बना दूं, जिस स्टेट के हूं आप अगर, तो आप नेट का एग्जाम दोगे? वही हाल इनका भी है। 9 साल की उम्र में गजनी के गवर्नर, 9 साल में गिल्ली डंडा लूडो खेलते हैं बच्चे। और आप भी पढ़ता किस लिए? नौकरी के लिए, छोकरी के लिए। इन्हीं के चचा हिंदाल की बेटी थी रुकैया, रुकैया से इनका रुका हो गया स्पाइस खेलते हुए। नौकरी की जरूरत नहीं थी, महिला भी मिल गई, पत्नी भी मिल गई, खुशियों के गीत गाने लगे, चैन की बंसी बजाने लगे। अब आपको जैसे नेट निकालना, जेआरएफ निकालना, किताब पढ़ के, इनका एग्जामिनेशन ये था कि जीत के दिखाओ। तो पापा ने कहा बेटा बहुत हो गया, कुंबे से बाहर निकलो और कुछ करो, दुनिया कैसे मानेगी कि आप किसी लायक हो। तो अकबर ने भी दिखा दिया, सरहिंद पे अटैक मारा, सरहिंद को जीत के दिखा दिया। और हुमायूं ने अकबर को सरहिंद विजय का श्रेय भी दे दिया। ये जितवा दिया जाता था कि पब्लिक को बताने के लिए कि बहादुर बाप का बहादुर बेटा। इसके बाद इसको सरहिंद जीत लिया, यानी पंजाब का, इसको बना दिया गवर्नर। लेकिन था तो बच्चा ही अभी, तो इसका गाइड बना दिया, फ्रेंड फिलोसफर और गाइड बैरम खान। कहा कि आप इसको गाइड करो और इसको सिखाओ राजकाज। बैरम खान योद्धा के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर भी था। खुद थोड़ी ना लड़ते थे, राजा कहीं लड़ते हैं? मोदी जी लड़ते हैं सीमा पे जाके? अरे सेना लड़ती है, बस ये बताते हैं कि ये टुकड़ी उधर लड़ो, वो टुकड़ी उधर लड़ो। अच्छा, वो टुकड़ी मर गई, दूसरी टुकड़ी तुम जाओ। इनका ये काम होता है। अंतिम में जो मुख्य राजा को पकड़ के लाते हैं, तो ये तलवार से उसका गर्दन काट देते हैं, तालियां बज जाती हैं बस। और ये कल मैंने बताया था कि इसी समय ये पंजाब में काला नौर में था जब हुमायूं की मौत हुई थी। देखो भाई, कमेंट ऊपर जाके ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बेटर है रेज हैंड करके पूछो। अब तुम्हारा कमेंट ढूंढने के चक्कर में सबका कमेंट पढ़ना पड़ेगा। रेज हैंड है तो बात करो। हाँ, जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मैंने कल यही सवाल आपसे पूछा था कि राजा जो होता है वो हाँ। शासन करेगा, ये तो ठीक है, उसका डिसाइडमेंट होता है कि ये शासन करेगा, कि कोई एलिजिबिलिटी तो होना चाहिए राजा बनने के लिए, लाइक एजुकेशन हो गया या फिर कोई अदर जिसमें वो माहिर हो। तो सर, आज उसी का एग्जाम्पल आपने दिया है कि राजा जो था वो कम उम्र का था, लेकिन वो राजा है इसलिए उसको युद्ध करना पड़ेगा। वो खुद युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन वो बता सकता है कि ऐसे ऐसे करो, लास्ट में राजा को ही दिया जाएगा सारा क्रेडिट कि इसी ने युद्ध किया था। तो सर, मैंने यही डाउट पूछा था आपको क्लास में। हाँ, अच्छा, आपने ये पूछा था, बताइए कितनी बड़ी गलती, मैंने कुछ और बता दिया आपको। यही पूछा था सर मैंने आपको कि बिना कोई एलिजिबिलिटी के तो कोई भी पिता अपने बेटे को इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं देगा कि ये तुम जाओ राजा बन जाओ, ताकि कोई जो शासन है, जो साम्राज्य हो, खत्म ना हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि नालायक जो होते हैं उन्हें अगर शासन में बैठा दो तो कुछ ही दिन में वो पूरा तहस नहस कर देते हैं साम्राज्य का। वही तो ऐसा उनमें गुण होना चाहिए जो एक राजा को स्टैंडर्ड रख सके या उनके साम्राज्य को स्टेबलाइज कर सके। यही डाउट था सर लेकिन ये मेरा। दूसरा कहाँ होता है ये? अगर चलो अकबर के केस में तो चलो ये एक बेहतर निर्णय था हुमायूं का, लेकिन हुमायूं के केस में बेहतर निर्णय नहीं था, हुमायूं ने तहस नहस कर दिया।
सर जब वो कम उम्र के होते हैं तो उनके लिए केयर टेकर रखते हैं ताकि वही केयर टेकर आगे जाकर उन्हें संभाले, चाहे वो राजकीय प्रणाली में हो या बाहर जो कुछ चल रहा है। राजा के दरबार में जो चलेगा वो तो अलग बात है सर, लेकिन बाहर सेना क्या सोच रही है, वो उनकी प्रजा क्या सोच रही है कि राजा कैसा है, उसका चरित्र कैसा है या फिर उसकी शासन प्रणाली कैसा है, वो सबको बाहर वो जनता जनार्दन ही एस्टिमेट करेंगे ना सर। तभी जब को उनको लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं वो लोग विद्रोह कर ही देंगे। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पूरे मुगल एम्पायर में जनता ने कब विद्रोह किया? नहीं सर, बात मुगल एम्पायर की नहीं है, जितने भी राजा शासक हुए उनके बारे में, पर्टिकुलरली जितने मुगल भी राजा एम्पायर। शासक हुए हैं, रजिया सुल्तान के केस को छोड़ दो, जनता ने कब निर्णय लिया? सर जनता का निर्णय ये नहीं होता है कि राजा को वो कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग विद्रोह करते हैं और किसी ने उसका लीडरशिप लेके उस विद्रोह को आगे बढ़ाना है। एक जी कब सर, कब हुआ? इतना याददाश्त ठीक होता तो सर मैं कब का पास हो जाती। ऐसा है, यहाँ कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, यहाँ एक फिक्स मामला है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ओके। जो राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, चाहे वो गधा हो चाहे जो हो। अलाउद्दीन के बाद मुबारक शाह खिलजी बना, वो लड़कियों के कपड़े पहन के दरबार में आता था, नंगे आ जाता था। उसकी क्या योग्यता थी? जी सर। पुरुष मित्र रख रखा था, पुरुष मित्र ने उसकी गर्दन से कुल्हाड़ी से काट दिया। इसी तरह से आप देखिए कि इल्तुतमिश की जितनी भी औलादें हुई, चाहे रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, बैराम शाह, नासरुद्दीन महमूद, सबकी हत्याएं हुई, इनकी क्या योग्यता थी? इसी तरह से तुगलक वंश में 5 राजा हुए फिरोज शाह तुगलक के बाद, पांचों बड़े बुरी तरह से सब डिक्लाइन हो गया। उनकी क्या योग्यता थी? वहां कोई योग्यता, एलिजिबिलिटी का आग्रह था ही नहीं। एलिजिबिलिटी एक ही थी, जबरदस्ती बैठ जाओ गद्दी पर और अपना शासन करना शुरू कर दो। जी ठीक है, थैंक यू होना सर। ये चाहिए जो तुम कह रही हो, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं। नेवर। नहीं सर, अब देखिए, अब जो शासन पद्धति हमारा चल रहा है, इलेक्शन में इतने सारे लोग कॉन्टेस्ट करते हैं, कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जिनको इस प्रोसीजर के बारे में ठीक से पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कॉन्टेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों की इस अज्ञानता ही हमारी जो प्रगति है उसे रोक रही है। चलो, डेमोक्रेसी का अलग सेटअप है ना, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस सेटअप। जी। हाँ, तुम सब्जी बना रही हो, सब्जी में ध्यान दो, नमक ज्यादा हो जाएगा। हाँ, नहीं सर, मैं कहाँ सब्जी बना रही हूँ, मैं सुन रही हूँ आपकी क्लास को। नहीं, बर्तन की आवाज आ रही है। बर्तन आएगा ना सर, घर में है तो बर्तन का आवाज आएगा ही आएगा। हम्म, ठीक है तो बस। ऐसा नहीं, चलो ठीक है, तुम्हारी भी सोच ठीक है। एक ही क्वेश्चन अलग अलग पर्सपेक्टिव में उसका अलग अलग मतलब होता है। इस पर्सपेक्टिव में अलग मतलब है उसी क्वेश्चन का। ठीक है, मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो इसी समय पंजाब में था जब हुमायूं की डेथ हुई, शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर करके, और हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला बेगसी को हुमायूं के कपड़े पहना करके छत से जनता के दर्शन कराए गए, क्योंकि आगरा में फिर विद्रोह हो जाता। अभी नवोदित था और इसकी उम्र भी 14 साल, 13 साल 4 महीने की थी। कलानौर में था, और बैरम खां चूंकि पहले से इनका संरक्षक है तो इसने इनकी ताजपोशी वहीं पे कर दी। और अकबर ने बादशाह नहीं, अपने आप को कहा शहनशाह। शहनशाह की उपाधि। और अकबर ने बैरम खां को उपाधि दी खान ए खाना। और एक नया पद का सृजन किया, प्रधानमंत्री ही था, लेकिन उसका नाम रखा वकील ए सल्तनत। बैरम खां वाज वकील ए सल्तनत। बादशाह और शहनशाह में अंतर यह है कि बादशाह थोड़ा सा छोटा है, शहनशाह थोड़ा सा बड़ा है। 28 और 29 को भारत बंद है क्या? अब अकबर के समक्ष चुनौतियां बहुत सारी हैं। मुगल सत्ता बहुत ही छोटी है। क्या कश्मीर, मुल्तान, सिंध ये स्वतंत्र है। उड़ीसा और ये मालवा भी कह लो, ये भी स्वतंत्र है। मालवा को तब कहते थे गोंडवाना। वो बैंकों ने हड़ताल किया, बैंकिंग की हड़ताल। ये पूरा का पूरा राजपुताना भी खिलाफ था। साउथ इंडिया पूरा स्वतंत्र है। और अभी गुजरात में पुर्तगाली दस्तक दे रहे हैं। अफगानिस्तान में भी बंद है, मतलब ये भी अलग है अभी मुगलों से। दिल्ली भी मुगलों से अलग है। अभी तक मुगलों का दिल्ली पर अधिकार नहीं हुआ है। दिल्ली पर सूरवंश का शासक है आदिल शाह। आदिल शाह का सेनापति है हेमू विक्रमादित्य। इसके बारे में कहा गया कि इसने जिंदगी में 24 लड़ाइयां लड़ी थी, 22 जीती थी। आदिल शाह ने हेमू को रिक्रूट किया था कि मुगलों को बाहर निकालो। तो ये एक अलग संकट बना हुआ था। अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी, अमीर षड्यंत्र कर रहे थे, और तो और एक थी चूचक बेगम काबुल में।
अकबर के सौतेले भाई मियां मोहम्मद मिर्जा हाकिम की मां थी ये। इसने काबुल में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और एक था अबुल माली। अबुल माली को हुमायूं अपना बेटा कहता था, हुमायूं का विश्वास पात्र था। ये अलग बगावत के मूड में बैठा था। इसने अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर दिया। मतलब जो चुनौतियां हो सकती हैं वो सारी चुनौतियां थी। इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसने अनेक गैर इस्लामिक परंपराओं को सम्मान दिया। स्लाइड के कलर अच्छे लग रहे हैं। तो मेरी ये सोच होती है कि स्लाइड जबरदस्त होना चाहिए। स्लाइड ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके ही पढ़ने का मूड बने, ये नहीं ब्लैक एंड व्हाइट लिख के दिमाग खराब। अकबर पेटीकोट शासन के प्रभाव में रहा। उसने हरम के प्रशासनिक हस्तक्षेप को स्वीकार किया। टाइम मैं मैनेज करता हूं किसी तरह से, दिन रात। मैंने सामाजिकता को त्याग दिया है। मैं सिर्फ यही काम करता हूं। हाँ जी। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर उसने स्वीकार तो नहीं किया था, वो तो मजबूरी थी उसकी सर। क्या बात करती? उसने 62 में खत्म भी तो किया सर। ये तब की बात है जब वो प्रभाव में रहा। तो जी सर। शुरुआत में जब वो प्रभाव में रहा तो हम्म, कहीं न कहीं मजबूरी में ही सही स्वीकार तो किया ना। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, तो हम्म, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हम्म। तो स्वीकार तो कर रहे हैं ना इस चीज़ को। सर कुछ वो बात और ये बात और वो बात, वहाँ वो 117 में से 92 सीट जीत के 94 सीट आए, वो स्वीकार, वो मजबूरी नहीं है सर जनता की। मैंने वो कांग्रेस खुश। की अब जनता की। कांग्रेस की तो मैंने अब क्या है पता ही नहीं, वो तो है ही नहीं अब। लेकिन यहाँ जो है सर हस्तक्षेप को स्वीकार किया, उसने स्वीकार नहीं किया था सर, उस समय उसके पास वो नहीं था, मैंने वो छोटा था इसलिए चल रहा था। आपको मैं बताऊं कि एक लंबे अरसे तक मुगल दरबार 56। के मुगल दरबार के जो प्रशासनिक डिसीजन होते थे ना, वो डिसीजन लिया जाता था हरम की औरतों के द्वारा, जिसको कहा हाँ गया वो है शासन। तो अकबर के टाइम मरियम जो उनकी माँ थी, हम्म। वो भी बहुत ऐसे डिसीजन है जो अकबर उनके बिना मैंने प्रशासन में वो नहीं लेता था। उनका भी कोई मैंने पद था शायद। हमीदा बानो बेगम, हामिदा महामुंतजर, बानो। आदम हाँ खां, शिहाबुद्दीन अतका, मुल्ला पीर मोहम्मद जो अकबर का टीचर था, मुनीम खां काबुल का सूबेदार था, ये हर एक निर्णय लेते थे, इवन किसको अपॉइंट करना है, किसको कहाँ भेजना है। और हरम के प्रति अकबर इतना सम्मान से भरा हुआ था कि अकबर ने एक राजाज्ञा निकाली कि हरम में जो भी नहीं, हरम का मतलब सिर्फ औरतें ही वहां नहीं है, वहां जो भी राष्ट्र, उसको कह लो कि अंतःपुर, जहाँ पुरुष भी रहते हैं, स्त्रियां भी रहती हैं, शाही लोग रहते हैं। जी सर। अकबर ने आदेश जारी किया इसी के वशीभूत होकर के हरम को रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि उनका प्रशासन में योगदान था कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, जी बल्कि सर। जन्म स्थान, देश और शहर पे आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नाम उल्लेख किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो, और फिर उनका उन्होंने बताया हरम की स्त्रियों के लिए उन्होंने पद भी बनाए थे, सम्मान जी सर। सूचक पद, मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, सम्मान सूचक पद, जैसे जो जी शाही सर। होती थी उनको बेगम कहा जाएगा।
और जी सर। सारी औरतों में कुछ ऐसी भी औरतें होती थी जिनका बहुत ऊंचा खानदान नहीं था, सामान्य खानदान से आती थी, उन्हें अगाचा कहा जाएगा, अगाचा या जी आका। सर। जी सर। और जो मुख्य रानियां होती थी, और मुख्य रानियां तो मुख्य रानियां ही थी, लेकिन कुछ उपपत्नियां भी होती थी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, बहुत जी सारी सर। पत्नी, उनको गुंचाची कहा जाएगा, चाची नहीं गुंचाची। और रखेले जो होती थी उन्हें कहा जाएगा शरारी। तो ये सब जो नॉमेनक्लेचर देना अकबर द्वारा हरम की जी स्त्रियों को या उन लोगों को, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो उसके बगावत में शुरुआत में नहीं था, बाद में जब वो सक्षम हो गया है, उसके बाद उसने तो बैरम खां से भी मुक्त होने का प्रयास किया और मुक्त हुआ, और हरम के प्रभाव से भी मुक्त होने का प्रयास किया और मुक्त हुआ। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह हरम की स्त्रियों के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हुआ था, ना कि वो डिसीजन मेकिंग में उनकी सलाह कभी लेता रहता। और पहली बार मुगल सल्तनत के इतिहास में स्त्री महिला वजीर थी एक लंबे समय तक, महामनगा। जी सर। महामनगा थी तो नौकरानी थी ना, लेकिन नौकरानी को वजीर के पद तक अकबर ने बिठाया था। तो जी कहीं सर। न कहीं उनके राजनीतिक परिपक्वता पर अकबर को विश्वास था, तभी तो ऐसा किया। जी सर। प्रभाव है तभी तो ऐसा कर रहा है ना। हस्तक्षेप को स्वीकार किया, अब मजबूरी में किया चाहे जो किया, लेकिन शुरुआत में स्वीकार किया था। जी सर। और थैंक कोई यू सर। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताओ। नहीं सर, थैंक यू सर। ओके। अंतःपुर को ही हरम बोलते हैं, ठीक है। हिंदुओं में अंतःपुर कहा जाता है, और मुगलों में हरम, या मुसलमानों में सुल्तान भी हरम कहते हैं। अब जैसे बैरम खां का केस है, बैरम खां ने मुगल सल्तनत को जब शुरुआती दौर में सुदृढ़ हो रहा था, तो अपना जीवन लगाया बैरम खान। बैरम खां की वजह से ही आपको याद होगा कि हुमायूं फिर से रीस्टैंड कर पाया, क्योंकि बैरम खान ने ही शाह तहमास्प से हुमायूं की दोस्ती करवाई थी, और फिर उसने कंधार जीता और काबुल जीता और बल्ख जीता, और इस तरह से क्रमशः जीतते जीतते वो मुगल साम्राज्य को, पुराने मुगल साम्राज्य को रीस्टोर कर पाया। बैरम खां का तो बड़ा एहसान था, और 4 साल तक अकबर बैरम खां के ही डिसीजन पे चलता रहा। कहीं ना कहीं हुमायूं ने कुछ समय के लिए शिया धर्म भी स्वीकार किया था, वो बैरम खां के प्रभाव में ही स्वीकार किया, क्योंकि बैरम था तो तुर्की, पारसी था ये, और शिया था, और बाकी मुगल सुन्नी थे। खान बाबा कहता था उससे प्रभावित होकर के। और बैरम की शादी भी हुई थी अकबर की चचेरी बहन सलीमा के साथ। लेकिन एक व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो जाए कि वो किंग मेकर अपने आप को समझने लगे, ये बैरम खान से भूल हो गई। बाद में क्रोधी दम्भी हो गया, दम्भ करने लगा, और बिना बादशाह को पूछे डिसीजन ले लेता, लोगों को अपॉइंट कर देता। और अपने साम्राज्य में इसने एक नया राजनीति शुरू कर दिया, दरबार में शिया लोगों को अपॉइंट करने लगा और सुन्नियों की उपेक्षा करने लगा। अब मुगल अमीर जो लोग थे बैरम खान के अलावा, उन्होंने अकबर को समझाना शुरू कर दिया, लोग भी असंतुष्ट हो गए, और अकबर की महत्वाकांक्षा भी थी। अकबर था तो महत्वाकांक्षी, और खासकर सबसे बड़ी तकलीफ थी महामनगा को। महामनगा ने अकबर को बचपन से ही पाला पोसा था, और इन्होंने अकबर को बहुत ही क्लियरली कहा कि अपने अधिकारों का दावा करो, तुम्हारे अंदर शाही खून है, और शहंशाह हो, और शहंशाह की तरफ व्यवहार करो। स्थिति ये हो गई, बैरम खान ने कामरान के बेटे अबुल कासिम को अकबर को रिप्लेस करके प्लान करने लगा कि इसको सुल्तान बनाएंगे, कामरान के बेटे अबुल कासिम को। और ये दोनों काफी देर रात तक पार्टियां करते, शिकार पे जाते, शिकार खेलते। अब तो पक्का हो गया कि इस बुढ़ऊ को हटाना पड़ेगा, तो अकबर ने अपना एक ग्रुप बनाया। अकबर की जितनी दासियां थी, उनकी फैमिली, इनको अपनी तरफ मिलाया। दासी और फैमिली को कहा जाता था अथ का खेल। माँ इसकी तो थी अमीना बानो बेगम, महामनगा, और हमीदा बानो बेगम का बेटा, नहीं, महामनगा का बेटा अजम खां, जीजी अनगा, जिसने अकबर को दूध पिलाया था, और इनका पति शमशुद्दीन। ये अकबर के ग्रुप में शामिल हो गए। हमीदा बानो बेगम टेंशन में बीमार पड़ गई कि मेरा बेटा अकेले कितना झेल रहा है, और मेरे पति भी नहीं रहे, और जो संरक्षक था, रक्षक था, वही भक्षक बन गया है। तो
उम्मीदा बानो बेगम ने कहा बैरम खां से कि मुक्त हो जाओ इससे। मेरा तुम्हारे तुमको दो टूक सलाह है, बैरम खां को रास्ते से हटाओ। महामंगा जीजीएन का दोनों धाय थी, दोनों बहनें थी। पालन पोषण महामंगा ने किया था, फीडिंग किया था जीजीएन का। अकबर जाता है और एक ऑर्डर निकालता है बैरम खां को कि तत्काल अपने पद से रिजाइन करो और हज को चले जाओ। बैरम खां को तो उम्मीद ही नहीं थी कि रातों रात ये हो जाए। अकबर से मिलने की कोशिश की, अकबर ने मना कर दिया। उसके बाद बैरम खां चला गया नागौर। नागौर में उसके अपने चाहने वाले थे। नागौर में उनको इकट्ठा करता है और बगावत कर देता है। जो भी सेना उसके पास उपलब्ध थी उसको लेकर के आगरा की तरफ चलता है। आगरा से शाही सेना आती है और दिलवाड़ा, राजस्थान में, दोनों में होती है भिड़ंत। मुगल सेनाओं ने इनको हरा दिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर जाता है और इनके पैर छूता है, इनकी रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि देखिए खान बाबा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप प्रभुसत्ता का उल्लंघन कर रहे थे और राज्य में अगर प्रभुसत्ता ही नहीं रहेगी तो राज्य में कानून व्यवस्था कैसे कायम रहेगी और आम पब्लिक कैसे इस कानून व्यवस्था को मानेगी। इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। माना कि आपके बड़े एहसान है, इसलिए मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। केबीसी में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन 3 ऑप्शन में देता हूँ। पहला, कालपी और चंदेरी के सूबेदार बन जाइए। दूसरा, मेरे एडवाइजर बने रहिए। तीसरा, मक्का चले जाइए हज, खुदा की राह में। अब बैरम खां कहाँ वकील सल्तनत और वहां से चीफ एडवाइजर। एडवाइजर के पास कोई पावर तो होता नहीं, बस सलाह दे सकता है। बादशाह माने या ना माने उसकी मर्जी। तो उसने कहा कि ये दोनों ऑप्शन तो मेरे लिए कोई काम के नहीं, मैं खुदा की राह पे जाता हूँ। मक्का हज के लिए निकलता। और उस जमाने में हज के लिए जाने के लिए गुजरात से जहाज, पानी का जहाज लेना पड़ता था, क्योंकि अरब से रास्ता गुजरात होकर के ही जाता था, जल मार्ग से। भारत है तो मैप में देखोगे तो ये अरेबिया है। नहीं, मेरी क्लास छोड़ोगी तो गड़बड़ जाएगा। छोड़ना नहीं है, रिकॉर्डिंग भले देख लो। तो गुजरात आ गया। गुजरात में जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है पाटन। लेकिन कहते हैं ना, अपना पाप लौट करके आता है। अपना पाप लौट करके कब आता है? जब आप पावर में होते हो तो आपको और पावर मिलती है, और पावर मिलती है, और पावर मिलती है, खूब पाप करते हो। और जब आप गड्ढे में गिरते हो तो गड्ढा और गहरा होता चला जाता है, और गहरा होता चला जाता है। जो कभी मुगल सल्तनत के मुस्तकबिल पे हस्ताक्षर किया करते थे, पाटन में झोपड़ी में सोए हुए थे, जहाज की वेट कर रहे थे। लेकिन इनका पुराना पाप लौट के आया। अफगान की लड़ाई में, जब मच्छीवाड़ा की लड़ाई हो रही थी, तो मुबारक खान नाम का एक अफगान था, उसके पिता मच्छीवाड़ा में लड़ाई लड़ रहे थे इनके अगेंस्ट बैरम खान। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसका पिता इसके पैरों पे गिर पड़ा, कहा कि नहीं, मुझे माफ कर दो और मैं नहीं लड़ना चाहता। हार गया था, लेकिन इन्होंने हारे हुए का भी सर कलम किया था। तो वो मुबारक खां उसी दिन से मौका ढूंढ रहा था कि कब हम इनका सर कलम करेंगे। दुर्बल को न सताइए जाकी लंबी हाय, मुई खाल की श्वासों सार भस्म हुई जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निर्बल है उसको नहीं सताना चाहिए, उसकी हाय बड़ी लंबी लगती है। ये बस सोचो किसी के पास कोई चारा नहीं है, बेसहारा है, तो तुम्हारा टाइम है, कुछ भी करो। उसी तरह से जैसे लोहार का जो धौकनी होता है ना, उसमें मरे हुए जानवर की खाल लगी होती है उस धौकनी में, और जब वो धौकनी चलाता है तो सार भस्म हो जाता है, लोहा भी गल जाता है। ये बैरम खान बोल गए थे। कबीरदास जी तो क्या कहते, इनको पता ही नहीं था। और टेंट में मुबारक ने इनका सर उसी तरह से कलम कर दिया जिस तरह से इन्होंने किया था। इस तरह से इनका अंत हो। अकबर को ये उम्मीद नहीं थी कि मार दिया जाए इसको, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, फर्स्ट टू मच। इसका छोटा बेटा था रहीम, जो हिंदी जगत का बहुत प्रसिद्ध कवि बना है, अब्दुल रहीम थाने खाना, सलीमा से पैदा हुआ था। कृष्ण भक्ति भी कविताएं लिखता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जहां कहीं भी प्रेम हो उसको संभाल के रखना। ऐसा नहीं कि एक बार गलती कर दोगे फिर सॉरी बोल दोगे तो गांठ नहीं जुड़ेगी, गांठ पड़ जाएगी। कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वो डोलत है मस्ती में एकर फाटत अंग।
बेर के पेड़ और केले के पेड़ का संग नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेर अपनी मस्ती में डोल रहा है जब हवा, और केला वहीं पे बड़ा है और उसके कांटे से उसका पेड़ फट जा रहा है केले का। ये रहीम कह रहे हैं कि मैत्री में जो जलनखोर है उससे सावधान रही मित्रता में, क्योंकि सरल हृदय का व्यक्ति अपनी मस्ती में रहता है और जलने वाले उसकी मस्ती को देख करके उसका अंग फटता है। हालांकि उसका उद्देश्य नहीं है उसको चोट पहुंचाने का, लेकिन ऑटोमेटिकली चोट पहुंचती जाती है। ऐसे जीवन प्रज्ञा के सूत्रों को रहीम ने बड़ी गहराई से, बड़ी बारीकी से अपने दोहों में समझाया है। उसमें जीवन के बहुत सारे सूत्र मिलते हैं। सलीमा को अकबर ने सहारा देने के लिए शादी कर ली सलीमा से। हालांकि कोई ऐसा संबंध स्थापित नहीं किया। शादी इसलिए की कि वो बेवा ना रहे, क्योंकि बड़ी सेवा की थी सलीमा के पति ने, सलीमा ने भी अकबर के बुरे दिनों में, और रहीम को अपने बेटे की तरफ ना लिया। यही रहीम आगे चल करके जहांगीर के टीचर बनते हैं। तो इनको आगरा के महल में ही रखा गया, शाही संरक्षण में, और रहीम को सारी सुविधाएं मिली जो। अच्छा, कौन सी लाइन? बेर केर के संग वाला? वो षड्यंत्र अलग है नूरुल, वो आगे चलेगा। नहीं, शादी के लिए फिर वो बेवा हो जाएगी ना। बेवाओं को तो वो मुकाम ही हासिल नहीं है। बेवाओं को तो, विधवाओं की बड़ी बुरी सामाजिक दशा है, उनको कलंकिनी माना जाता है, मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी। और कृष्ण ने भी इसीलिए शादी की, जरासंध को मारा, और जरासंध के महल में बहुत सारे राजा थे, जरासंध ने वध किया था। तो उनकी जितनी रानियां थी 16,000, उसे कृष्ण ने शादी की, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए। शादी एक सोशल स्टेटस के लिए था, शादी बच्चा पैदा करने के लिए नहीं था। बड़ी छोटी का मतलब तब बनता है ना कि जब हम शादी करें पुत्र प्राप्ति याद के लिए। तो बड़ी भी थी तो क्या हुआ। चचेरी बहन से अलाउड है, दूध के रिश्ते में नहीं हो सकता, खून के रिश्ते में हो सकता है इस्लाम में। बस संरक्षण देने के लिए। कोई तो मत कह रहा कभी, तुम सुनते ही नहीं। तो चलो, बैरम खां का केस तो इस तरह से निपटा। दूसरा केस था हेमू, दिल्ली पे ही बैठा था और रोज व्हाट्सएप मैसेज भेजता था ग्रुप में, अकबल को आज मैं गोली मार दूंगा, अकबल को मैं ये करूंगा, अकबल को करूंगा, ईद बता दूंगा, तूत कर दूंगा। एक हमारे मामा के पुत्र हैं, मैं एक पार्टी में गया था, उनके घर गया था, अपने मामा जी के यहाँ गया था, बहुत पहले की बात। तो शादी में होता है कुछ सामान बाहर छूट गया, रात को चोर उठा लेंगे। तो कोई रात में उठा और देखा कि जो आंगन में सामान वामान कुछ रखे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या कुछ, वो गायब हो गए। हाहाकार मच गया रात को 2 बजे, वहां कुछ था ही नहीं। अब पूरे घर में कड़बड़ 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 लोग सोए थे। हम भी उठे, क्या हुआ क्या हुआ। तो निष्कर्ष निकला कि घर में डाकू घुसा है, किसने कह दिया डकैती पड़ गई। तो हमारे मामा जी के सुपुत्र थे, वो मारे डर के मुंडेर पे जाकर के बैठ गए, जैसे बाहुबली में आपने देखा होगा, वो जाकर के ऊपर बैठे रहते हैं बहादुर। 10-15 मिनट बाद कार्यवाही इंक्वायरी की गई, क्या हुआ क्या हुआ। तो पता चला कि कुछ सामान दालान में रख के लोग सो गए थे, वो कोई उठा ले गया, चोरी हो गई, बस यही पूरा कहानी। तो फिर सब लोग अपना सो गए, सामान को सुरक्षित करके वो रजाई में ऊपर ही बैठे हुए। तो मैं कहा कि उतर आइए, कम डाउन, काम डाउन। तो बोले क्या हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ था। मैंने कहा कि चोर आ गए थे। अगर चोर आ गए थे, मुझे किसी ने बताया नहीं तो मैं इनको तूत कर देता, एक गोली मारता मैं कहा बिल्कुल सही, इसीलिए तो आपको बताया नहीं गया। रक्तपात की घटना हो जाती, खून की नदियां बहती, और ये बात बढ़कर के पृथ्वी विश्व युद्ध तक भी जा सकती थी। मिसाइल प्रक्षेपण हो जाता उधर से, हरपुर पर मिसाइल गिरता, कितनी मांगे सोनी हो जाती। और आश्चर्य की बात यह है कि वो इस बात से सहमत भी हो गए, मेरे व्यंग्य से नहीं, मेरी बात को उन्होंने गंभीरता से लिया। कहा आप ठीक कह रहे हैं, अब क्या किया जा सकता है। मैं कहा रजाई ओढ़ के सोया जा सकता, सोई, और वो सो गए। उनको कोई आश्चर्य नहीं होगी कि मैं व्यंग्यात्मक बोल रहा हूँ, उनको लगा नहीं, मुझे नींद ही ना आवे कि बंदा इसे सो कैसे सकता है सुन के सारी बातें। हाउ रिडिकुलस। ऐसे ही बैरम खां थे,
नहीं सॉरी, हेमू थे, हेमू, इनका नाम देखो, हेमू। हुमायूं जब मरा तो इन्होंने, अब वो तो था बेचारा अकबर पंजाब में, तो इन्होंने तुरंत जो है दिल्ली से आगरा पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह से दिल्ली पर मध्यकाल में एक हिंदू ने भी थोड़े समय के लिए शासन किया था, हेमू के रूप में। मुगलों की हालत खस्ता थी। अकबर सरहिंद में तो था ही था। अकबर ने सरहिंद में मुगल सेना ने कुशलता से हेमू के तोपों पर अधिकार कर लिया। तो अकबर को कुछ संसाधन मिले लड़ाई करने के लिए। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और मुगल सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। हाथी पे बैठ के लड़ने आया। अकबर ने फिर वही काम किया जो बाबर ने किया था कभी। अपने तीरंदाजों को नियुक्त किया, कहा देखो हेमू के पास इतनी सेना, अपने पास तो उतनी है नहीं। ये बैरम खां वाले एपिसोड से पहले की घटना है। बैरम खां वाज आल्सो फाइटिंग फ्रॉम अकबर साइड। तो कहा कि बस इस बुढ़े के आंख में तीर मार दो, और किसी ने तीर मार भी दिया, वहीं वो गिर गया हाथी के बाउट में, पकड़ के नीचे लाया गया, और बैरम खान ने हेमू का सिर काट दिया। और इस तरह से मुगल सत्ता फिर से दिल्ली और आगरा पर काबिज हुई। और इस विजय का श्रेय दिया गया बैरम खान। बैरम खान को था भी, हालांकि ये कहा जाता है कि बैरम खान अकबर बुढ़े को नहीं मारना चाहता था, लेकिन बैरम खान ने मारा। इससे अकबर की नाराजगी बैरम खान से इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से शुरू होती है। इसे कहते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये जो हेमू थे, इनका नाम था हेमचंद। ये पहले बनिया थे, रेवाड़ी के रहने वाले थे, नमक बेचते थे, लेकिन जवानी में योग्य हुआ करते थे, और योग्यता की वजह से आदिल शाह के वजीर बन गए। तो ये भारत के 14वें ऐसे विक्रमादित्य थे। इसके पहले 13 विक्रमादित्य और हो चुके हैं। अच्छा, मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, चश्मा लगाने इसलिए। तो ये दूसरा एपिसोड था। तीसरा एपिसोड है पर्दा, पेटीकोट गवर्नमेंट। 1560 से लेकर के 64 ईस्वी तक पेटीकोट गवर्नमेंट ही चलता रहा। क्योंकि बैरम खां का जब पतन हो गया ना, तो सारा डिपार्टमेंट बैरम खां के पास था। अकबर को कुछ पता ही नहीं था कि प्रशासन चलता कैसे है। तो उन्होंने हरम की स्त्रियों के प्रभाव में निर्णय लेना शुरू किया। हरम की स्त्रियों के प्रभाव में निर्णय लेने की इस परंपरा को ही कहा जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट, पर्दा शासन। अब किनके किनके प्रभाव में? एक तो हमीदा बानो बेगम थी, ये तो माँ ही थी। सबसे इंपॉर्टेंट थी महामनगा। महामनगा बहुत ही स्कॉलर लेडी थी। अब अकबर के कुछ एपिसोडों में इसको दिखा दिया गया है बहुत ही नेगेटिव रोल में। शी वाज नॉट नेगेटिव, एंड इनिशियली आदम खां वाज आल्सो वेरी गुड। एंड सिहाबुद्दीन अतका, जो जीजी अनगा का हस्बैंड था, और अकबर के टीचर भी थे मुल्ला पीर मोहम्मद। और मुनीम खां हुमायूं के कभी दोस्त हुआ करते थे, काबुल के सूबेदार। तो जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे, जो भी डिसीजन होता था, राजनीतिक निर्णय होता था, ये इन्हीं के पक्ष में लिया जाता था। इसलिए अकबर ने आदेश जारी किया कि इनका नाम नहीं लेना है। अगर कोई काबुल है तो उनका नाम काबुली रख लो, कोई पंचाल का है तो पंचाली रखो, कोई जौनपुर का है तो जौनपुरी रख लो। अभी भी ये परंपरा चली आ रही, भारतीय गांव में हो चलती है। हमारी एक मामी है सीतामढ़ी की, उनका नाम ही है सीतामढ़ी। उस पर तो प्रॉपर कविता निकाल दिया गया था, गली सीतामढ़ी ले ली चश्मा गड़ी, चश्मा रह टीने के नाई लो के दीने के। बहुत ही क्रोधित हो जाती थी, ये कौन सी कविता बनाया? लेकिन हम लोग उनको दिन में 2-4 बार दोहे सुना ही देते थे। और इसके पीछे जो मैंने बताया किसी क्वेश्चन के आंसर में, कि इन्होंने बाकायदा सबों के लिए नॉमेनक्लेचर भी बनाया था, जैसे शाही औरतों के लिए बेगम, नीचे खानदान की औरतों के लिए अगाछा, उपपत्नी या दूसरी पत्नी के लिए घी चाची, शरारी,
खैर, अच्छा तुमको क्या बोलते हैं, आजमगढ़िया? अब अकबर ने अपने प्रधानमंत्रियों पे नियंत्रण रखना शुरू कर दिया, क्योंकि कब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। आजमगढ़ वाली बैरम खां का अनुभव था अकबर को, तो जरा सा भी अकबर को डाउट होए कि ये प्रधानमंत्री, ये वजीर हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसको हटा देता। पहले तो उसने डबल प्रधानमंत्री मार दिया, डबल वजीर, सिहाबुद्दीन और महामंगा दोनों को बना दिया। अब ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते थे बीच बीच में, तो दोनों को हटा दिया। फिर बहादुर खां उज़्बेक को बनाया। फिर महामंगा ने बोली, भूल गए तुसी साडा दूध पिला के पालना, तेनू मन्ने उतार दित्ती वजीर दी पोस्ट से। अकबर ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी बहन ने दूध पिलाया था। जी जी अंदर, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर से महामंगा को बना दिया, बहादुर को हटा दिया। बहादुर ने कहा, क्या सर, आप तो कपड़ों की तरह वजीर बदल रहे हैं। अकबर ने कहा, तुम नहीं समझोगे बहादुर, मजबूरी का नाम महामंगा। लेकिन महामंगा जब बहुत दिन हो गया, बुढ़ापा आ गया, 2 पॉइंट समझा दो। ये अगाचा, शाही औरतें बहुत सारी, एक बादशाहों की बहुत सारी पत्नियां होती थी, पत्नियों के साथ उनकी सहेलियां होती थी, उनकी सहेलियों के साथ उनकी नौकरानियां, दासियां, पूरा का पूरा शहर रहता था अंदर। तो जो ऊंची क्लास के हुआ करते थे, खानदानी स्त्रियां हुआ करती थी, उन्हें बेगम कहते थे। लेकिन जो लोअर क्लास की औरतें होती थी, उन्हें कहते थे अगाचा। महामंगा ने कहा कि देखो, मेरा किताब उताबी पढ़ने में मन लगता है, तो दिल्ली में इसने खैरुल मजलिस नाम का एक कॉलेज बनवाया और 2-4 लेक्चर खुद भी लेने लगी। अकबर ने कहा कि आंटी जी, आप जाके लेक्चरार दिन लेने का शुक्र ले रही हो, या राजकाज कैसे चलेगा? महामंगा ने कहा, किसी और को बना दो, देखो घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, कल तो खट्टी टकारे आ रही थी, परसों सर में बड़ा दर्द था, इतना टेंशन इस उम्र में लिया नहीं जाता, मैंने तो पालन पोषण किया बच्चों को, मैं नैनी थी। तो फिर अकबर ने मुनीम खां को बनाया। फिर इसको भी देखा, ये भी बेअंदाज हो रहा है, तो फिर शमशुद्दीन अतका को बनाया। अतका ने बड़ी ईमानदारी से काम किया, सारा रिकॉर्ड उठवा के चेक करने लगा, कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हैं। पता चला कि ये महामंगा का बेटा आदम खां सारा घोटाला तो यही करके बैठा है, कहीं भी जाता है 10 लाख रुपए ले लेता है, उसका हिसाब ही नहीं देता, कहता खर्च हो गया। अतका ने आदम खां के खिलाफ नोटिस निकाल दिया कि भाई साहब, आप उस अभियान पे गए थे, 10 लाख रुपए का आपने चेक लिया था, उसका हिसाब कितने है? आदम खां अपने आप को, चूंकि महामंगा का बेटा था, तो मानता था कि मैं अकबर का बड़ा भाई हूँ, तो महामंगा ने पाला अकबर को, तो मुझे भी पाला, दोनों साथ साथ खेले, कॉन्फिडेंस में रहता था। इसको लग गया गुस्सा, कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम मुझसे हिसाब पूछोगे, जानते नहीं ना कौन हूँ? अरे जिस पोस्ट पे बैठे हो ना, उस पोस्ट पे मेरी मम्मी 2-2 बार लात मार करके पढ़ा रही है, टीचिंग कर रही है डॉक पे, नेट क्वालिफाई करेगी तो परमानेंट हो जाएगी, दिल्ली में होगी, तुम मुझसे हिसाब? अतका ने कहा, देखिए सर, ये मेरी ड्यूटी है, आप किसी के भी भाई बंधु हो, बेटे हो, इससे मतलब नहीं, दिस इज माई ड्यूटी, ड्यूटी इज ड्यूटी। आदम खां परेशान हो गया, चलो किसी तरह से एक का हिसाब दिया, बस पिछला सारा इसने चिट्ठा खोल दिया अतका खां ने। फिर आदम खां आ गया अतका खां के ऑफिस में, कहा, हेलो बड़ो, अब तुम सारा मेरा बैकग्राउंड चेक करोगे? एक का हिसाब दे दिया, दूसरा क्यों मांग रहे हो? और हमने तो पीछे बहुत सारे घोटाले मारे, तुम तो हमारा जीना आराम कर दो। अतका खां, देखिए मिस्टर आदम खां, बिहेव योरसेल्फ, दिस इज अगेन आई एम saying this is my duty and just I am following the instructions from management, nothing else. आदम खां ने गुस्सा निकाला, तलवार गला उतार दिया, आगे हमसे अंग्रेजी बोल रहा है तो हमको मार डालेगा। अब अतका खां के जितने सेक्रेटरी वगैरह थे, वो दौड़ के भागे अकबर के पास, अकबर सो रहे थे, रात की बात थी, अकबर के बेडरूम की तरफ भागे। इसने कहा, वो जलाल हमको तो सजा देगा, अरे वो अनाथ था, तो उसको तो हमने तो पाला पोषा, हमारी माँ ने हमारे हिस्से का प्यार उसको दिया है,
वो हमको सजा देगा, मैं देखता हूँ। और अकबर के बेडरूम में घुस गया। इत्तेफाक से अकबर की आंख खुल गई, और आंख खुली तो देखा तलवार लेकर के, तलवार वो भी खून में रंगी हुई है। अकबर ने उसको मारा डिशूम, वो पीछे जाके गिर गया, अकबर उठ के खड़ा हो गया। तब तक दो चार उसके अंदर रक्षक आ गए। अकबर ने कहा, माजरा क्या है? आई वाज स्लीपिंग, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स गोइंग ऑन? लोगों ने बताया, अरे इसने तो वजीर की हत्या कर दी। अकबर ने कहा, हैं? कहा, वो आपके चक्कर में पड़ा, आपको मारने आ रहा था। अकबर ने कहा, हैं? वजीर सुल्तान टुगेदर मार दोगे? राजा मंत्री सब साथ? बैटल फील्ड नहीं तो बेडरूम था मेरा, बेडरूम में ये काम कर दोगे? अरे पानीपत बुला लेते, तराइन बुला लेते। तो मैंने आईने अकबर में पढ़ा है कि अकबर ने पहले तो उसके मुंह पे जोरदार घूंसा मारा, और वो घूंसा ऐसा उसका चेहरा फट गया ना कि जैसे लगा कि कोई कुल्हाड़ी से किसी ने मारा। ऐसा अबुल फजल ने लिखा है। फिर तब तक तो महल के सारे बॉडीगार्ड्स वगैरह आ गए। अकबर ने कहा, इसको इसी ऊपर से, तीसरी मंजिल पे था उसका फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने कहा, इसको नीचे फेंको, मेरे सामने इसको ऊपर से नीचे फेंको। लेकिन अदम खां उसमें वीआईपी था, उस समय के पहले तक वीआईपी था। तो सडनली सब कुछ हो रहा था ना, तो सैनिकों को समझ में नहीं आया कि मतलब कैसे नीचे फेंको, मतलब क्या, ये तो वीआईपी है। लेकिन अकबर ने कहा कि सोचो मत, मेरे सामने फेंको, थ्रो ही, उठा के लोगों ने फेंक दिया। लेकिन ऐसी जगह फेंका जहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे मतलब थे, कि जहाँ ज्यादा चोट ना लगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ। अकबर ने फिर दो चार सैनिकों को थप्पड़ भी मारा, कहा कि पत्थर पे फेंको, लेट हिम डाई। फिर उठा के लाओ, और पत्थर पे फेंको, फिर उठवा करके दोबारा फेंकवाया, और दोबारा फेंकने में वो मर गया। तो ये मैसेज मिला महामंगा को भी। महामंगा वाज नॉट वेल एट दैट टाइम, वो बीमार थी पहले से भी। अब अकबर को ज्ञान हुआ कि महामंगा को जवाब क्या देंगे। तो महामंगा ने अकबर से डायरेक्ट पूछा कि हुआ क्या, माजरा क्या। महामंगा को ये नहीं मालूम था कि आदम खां मर गया। उसने पूछा कि हुआ क्या। अकबर ने कहा कि इसने शमसुद्दीन अफरा की हत्या की है। महामंगा ने कहा, बहुत बुरा किया, उसको दंड मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अकबर उसको ये नहीं बता रहा कि सजा मिल चुकी है। फिर अकबर ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। महामंगा को अंत समय तक ये भरोसा था कि इसको कैद कर लिया गया है, उसकी हत्या की जा चुकी है, नहीं पता था। बाद में किसी ने बताया है कि उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था, उसका चेहरा फटा हुआ था, और फिर उसको ऊपर से फेंक दिया गया 2 बार, और इस तरह से उसको मारा गया आदम खान। महामंगा ने कुछ नहीं बोला। अकबर से एक बार परमिशन लिया कि मैं देखने जाना चाहती हूँ अपने बेटे के डेड बॉडी को। अकबर ने पहली बार परमिशन नहीं दी। दूसरी बार अकबर ने जब फिर से रिक्वेस्ट की कि मैं आखिरी दर्शन करना चाहती हूँ, जियारत, तो अकबर ने उसको परमिशन दी, और महामंगा जाती है, उसकी डेड बॉडी को देखती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद 40 दिन तक वो लगभग कोमा में पड़ी रहती है, और उसके बाद उसकी डेथ हो। सो दिस वाज द एपिसोड ऑफ आदम खां एंड महामंगा, और इन दोनों को एक साथ ही दफना दिया जाता है दिल्ली में। तीसरा पर्दा शासन का व्यक्ति था मुल्ला पीर मोहम्मद। इनकी मौत एक दुर्घटना में हो गई। नर्मदा नदी को घोड़े से पार कर रहे थे। अब नदी कोई घोड़े से पार करता है? नदी को नाव से पार कर लो। तो ये पर्दा शासन का अंतिम सदस्य। अकबर का एक दुष्ट मामा था, ख्वाजा मुअज्जम। ये अकबर का था विरोधी। अच्छा, मूवी देख रहे थे, चलो अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा। हाँ, दूसरे मरते हैं तो मजा आता है। तो इसने क्या किया, इसने अपनी बीवी की ही हत्या कर दी। अब इसकी बीवी यानी अकबर की मामी, इसका नाम था जोरा आगा बेगम। हाँ, मामा दुष्ट होते ही रहते। अकबर को पता चला कि इसने अपनी वाइफ को ही मारा। भाई, मारना तो चाहते हैं लोग, लेकिन मार ही नहीं थोड़ी ना डालते। फिर अकबर ने कहा, ऐसा करो, मम्मा जी को पकड़ के ले जाओ, नदी में डुबाओ, इनको नदी में डुबा के मारो, स्पेशल पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली हरकत है इसकी।
अब चुल्लू अगर पानी में डूबेगा तो मरेगा नहीं, इसलिए नदी में डुबा। मामा जी को सहेली की नदी में ले जाकर के डुबा डुबा के चेक करते रहे, कभी 15 मिनट डुबाते थे, फिर वो बाहर आ जाता था, कभी 20 मिनट डुबाते थे, फिर वो बाहर 25-25 मिनट तक लोगों ने दबा दबा के ट्राई किया, मरा ही नहीं। लोगों ने पूछा बाबा जी मर क्यों नहीं रहे, प्राण तो खेलो छोड़ो। एक बार तो पत्थर मार के डुबाया उसको, कि पत्थर, सरकार मूवी में देखा होगा ना, सरकार जो है, थोड़ी देर में रस्सी वस्सी खोल के फिर ऊपर आ गया, बांध के नीचे फेंक दिया और बगल में बैठ गया सैनिक, 2 घंटे वेट करेंगे, 2 घंटे तक अगर नहीं ऊपर आया यानी ही इज डेड। थोड़ी देर में देखा तैरते हुए फिर ऊपर आ गया, फिर जाके अकबर को मैसेज किया गया कि नहीं मर रहा है डुबाने से। ये बड़ा जटिल मामला है। अकबर ने कहा तलवार से मारो, खत्म करो उसको, फिर तलवार से मारना पड़ा इसको। तो ये वो लोग थे जो अकबर के फैमिली मेंबर्स थे, और अकबर को बड़ी कठोर निर्णय लेकर के न्याय करना था। लेकिन अकबर के समय में बहुत सारे विद्रोह हुए जो इनके अपनों नहीं किए थे। पहला विद्रोह था अब्दुल्ला खान उज़्बेक का विद्रोह। ये एपिसोड हम जारी रखेंगे शाम वाली क्लास में, ठीक है। अकबर के वजीरों का सही क्रम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बहादुर खान उज़्बेक, मुनीम खान, शिहाबुद्दीन और शमशुद्दीन अकबर। अकबर के वजीरों का सही क्रम क्या है? ये आपका आज का फाइनल लीडर बोर्ड है। सात्विक फर्स्ट, एकता सेकंड, अंजुशा थर्ड, मीना, मौली, सपना, कृष्णा, कविता, गुड़िया और सियारत कृष्ण। तो इस सत्र में इतना ही रहने देते हैं, बाकी 9 बजे वाली क्लास में करेंगे। 9 बजे भी आपकी क्लास यही वाली कंटिन्यू रहेगी। यू हैव टू ज्वाइन एट 9 o'clock टुडे, ओनली फॉर टुडे, नॉट फॉर टुमारो। और मिलते हैं 9 बजे। बाय। मजा आ गया ना?